नमस्कार। जल्दी से सभी छात्र आ जाइए, फटाफट से। सबसे पहले बताइए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही है आवाज़। चलो सबसे पहले मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो शुरुआत कर रहे हैं हम अपने पढ़ने की। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? हमने अभी तक, यानी जब हमारा ये क्लास या पार्ट शुरू हुआ था, पार्ट टू मतलब जब शब्दों के वर्गीकरण से हमने शुरू किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था पॉइंट पद के भेद। तो पद के भेद क्यों पढ़े थे हमने, क्या उद्देश्य था? क्योंकि हमें बनाना था वाक्य। हमें क्या बनाना था? वाक्य बनाना था। और वाक्य को समझने के लिए हमें वाक्य में प्रयोग होने वाले हर शब्द के बारे में जानना था कि वो शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। तो वही हमने उन सब के बारे में एक एक तरीके से, एक एक तरफ से जाना, और उनके भेद, उनके प्रकार, और वो कैसे बनते हैं, हमने सारी चीज़ें जान ली। अब हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब हम इन शब्दों को एक जगह प्रयोग करके हम कैसे वाक्य का प्रयोग करें या वाक्य बनाएं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी वाक्य से अब शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर दिया है, थोड़ी सी परिभाषा है छोटी सी, कि पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव अथवा सार्थक भाव को स्पष्ट करता है वाक्य कहलाता है। देखो, अब बात को समझना है आपको। यहाँ पर आपके एग्जाम में यहाँ से कई प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, क्या वाक्य एक शब्द का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वही हम यहाँ पे हम कहते हैं कि वाक्य एक शब्द का वाक्य कैसे हो सकता है। तो एक शब्द का भी वाक्य होता है। ठीक है, तो कैसे होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि हम ये मानते हैं कि किसी भी वाक्य में कम से कम कर्ता और क्रिया तो होती ही है, यानी कम से कम 2 शब्द तो हमारे वाक्य होते हैं। लेकिन एक शब्द भी वाक्य होता है, पर वो कब होता है? जब हमको लगे कि उस एक शब्द में पूरे वाक्य का भाव है, तो हम उसको वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिया है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि संसार का प्रत्येक धर्म दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है। तो ये एक बहुत लंबा वाक्य हमारे सामने है। तो हमें कैसे समझना है, मतलब हम देखें कि वाक्य एक्चुअली होता क्या है। तो हम देखेंगे कि यहाँ में हमने शब्दों को जोड़ जोड़ के ना एक भाव पैदा किया है। एक भाव यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश करी कि संसार का प्रत्येक धर्म दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है। तो हम इस भाव के साथ इसको समझे तो ये हमारा एक वाक्य बना अपने आप में। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक शब्द का भी वाक्य होता है, पर ध्यान ये रखना है कि उस एक शब्द में पूरा वाक्य निहित हो। कैसे? जैसे मान लो हमने कहा, क्या तुम बाजार जाओगे? ये एक प्रश्न है। तो प्रश्न है अपने आप में, ये भी एक वाक्य है। इसके नीचे उत्तर आया नहीं। अब ये जो नहीं है, आप ये जानते हैं कि इस नहीं में क्या छिपा है? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ये आगे दोबारा लिखने की बजाय इसी में निहित कर दिया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि स्थिति परिस्थिति हो तो उसके अकॉर्डिंग एक शब्द का भी हमारा वाक्य हो सकता है। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं पहले, कि जैसे हमने जब भाषा की शुरुआत करी थी, वाक्य के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके पास लिखी हुई नहीं है, जो आपको लिखनी है। जब हमने भाषा की शुरुआत करी थी तो हमने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण के बाद हमने रखा था कि अगर वर्ण में स्वर और व्यंजन मिलता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा अक्षर। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ण से बड़ा है अक्षर। और जब अक्षरों का वैसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है तो उसे हम शब्द कह देते हैं। तो हम लोगों ने वर्णमाला की क्लास में पहले वर्ण पढ़ लिया, और जब हमने शब्द यानी पद के भेद पढ़े तो पद के भेद में हमने शब्दों के बारे में पढ़ लिया। अब शब्दों के बाद तो अब हम कहेंगे कि शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाएगा?
वाक्य कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। लेकिन इस वाक्य और शब्द के बीच में एक और शब्द आता है, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वर्ण जो है भाषा की छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, और ये वाक्य भाषा की बड़ी इकाई है। ये प्रश्न आ जाता है, वाक्य भाषा की बड़ी इकाई है, तो ये प्रश्न आ जाता है। अब आपको ध्यान देना है, नॉर्मली अब आप ऐसे देखते हैं तो कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन इनके बीच में ये अक्षर और उपवाक्य जो दिए हैं, ये मैंने इसलिए दिए हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्रम सजाने के लिए आ जाता है कि क्रम सजाओ, और इसमें ये सारे आ जाते हैं। तो इनका क्रम क्या होगा, सबसे छोटा वाक्य, वाक्य से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा उपवाक्य और उपवाक्य से बड़ा वाक्य, क्योंकि वाक्य अपने अंदर पूर्ण भाव लेके चलता है। तो अब आप कहेंगे कि ये उपवाक्य क्या है। तो ऐसे तो हमने वाक्य के लिए देखा कि कम से कम 2 शब्द तो होने चाहिए, वो भी वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है, यहाँ पे बच्चा रोने का काम कर रहा है, क्रिया है हमारे पास और एक कर्ता है, तो इसमें ये भी हमारा क्या हो गया, एक कहने के लिए वाक्य हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाक्य से छोटी इकाई होती है। मैं कहता हूँ कि, मैं कहता हूँ, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि मैं कहता हूँ, तो हमारे मन में ना एक जिज्ञासा वाला भाव आ जाता है, एक ऐसा भाव कि बताओ क्या कहते हो, है ना। या हम ये कहते हैं, कभी वाक्य होता है कि मोहन ने देखा, मोहन ने देखा, या उसने सोचा, और सोचा, इन देखा सोचा इन सब शब्दों के तुरंत बाद की, कौन सा वाला, ये की का भाव जैसे ही आ जाता है, तो आप ध्यान में ये रखिएगा कि इसके बाद यहाँ पे हमारे मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यहाँ अभी हमें कुछ बताया जाने वाला है। तो जिन वाक्यों को बोलते समय हमारे मन में ये मतलब आगे कुछ जानने की इच्छा रह जाए, वे वाक्य हमारे क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। और अक्सर उन वाक्यों में कर्ता और क्रिया ही होता है। और वो कैसे होते हैं, वो कैसे उपवाक्य होते हैं, तो वो उपवाक्य होते हैं जैसे हमने कहा मोहन ने देखा, जैसे हमने कहा राजू ने सोचा, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, ये वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं, जो पूरी तरह से पूरे नहीं होते, मतलब कंप्लीट नहीं होते पूर्ण रूपेण, वो उनमें कोई अधूरा सा भाव छूटा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य से बड़ा ही वाक्य होता है, जब इसका भाव पूरा हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक अलग था आपके उस चीज़ से, इसे आपको दिमाग में रखना है जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको परिभाषा दी हुई है, यहाँ मैंने लिख दिया है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। कभी कभी आपकी परीक्षा में एक प्रश्न और आ जाता है कि आश्रित वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि उपवाक्य को ही आश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, उपवाक्य को ही आश्रित वाक्य कहा जाता है। आश्रित क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अपने भाव के लिए, अपनी जिज्ञासा शांत करवाने के लिए किसी अन्य वाक्य पर निर्भर करता है, इसलिए भी उसको आश्रित वाक्य कह देते हैं। ठीक है, तो उपवाक्य और आश्रित वाक्य दोनों एक ही होते हैं, ये हमने जान लिया। उदाहरण भी हमारे सामने दिया, जैसे राहुल ने देखा, मीरा ने बताया आदि, और मैंने आपको और भी उदाहरण बताए। अब इसके आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वाक्य के अंग की, कि वाक्य में आखिर कितने अंग होते हैं। जब हम वाक्य के अंग की बात करते हैं कि तो हम देखते हैं कि वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा ही होगा। आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं आता, हालांकि जो प्रश्न आता है वो
उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार इससे रिलेटेड आता है। और ये भी जो प्रश्न आते हैं वो 10th और 12th के ही एग्ज़ाम में, यानी हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके एग्ज़ाम में ये लगभग वो प्रश्न आता है कि विधेय का विस्तार किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। लेकिन हमें ये सीखना क्यों है? तो हमें इसलिए सीखना है क्योंकि जब हम वाक्य के अन्य प्रकार पढ़ेंगे, मतलब वाक्य के और प्रकार, तो वहाँ पे हमें उद्देश्य और विधेय में अंतर पता होना चाहिए। अगर हमें वो अंतर पता होता है तो फिर हम जो और भी चीज़ें इसमें परिभाषाएं हम पढ़ते हैं बाकी चीज़ों की, तो हमें पता चलता रहता है, हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है, उद्देश्य और विधेय को, कि क्या उद्देश्य होता है और क्या विधेय होता है वाक्य का। तो देख लेते हैं, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। देखो सिंपल, इसको ऐसे समझो, मैं पहले आपको समझाती हूँ बाद में लिखवाती हूँ। आपको पहले समझना है फिर लिखना है। जब हम बात कर रहे हैं वाक्य की, ठीक है, तो वाक्य के अंग में वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और ये आपको लिखना नहीं है, ये लिखा हुआ है आपके पास, आपको सिर्फ समझना है। उद्देश्य का मतलब समझ लो कर्ता। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। और वाक्य में, किसी भी वाक्य में काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। विधेय का मतलब क्या होगा? विधेय का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है या जो काम किया जा रहा है, मतलब जो काम किया जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय। और जो काम किया जा रहा है वो काम क्या होता है? तो काम होता है क्रिया। तो इतनी सी बात आपको समझनी है यहाँ पर कि विधेय में, अगर हम विधेय के बारे में बात करेंगे तो हम क्रिया पे फोकस करेंगे, अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे तो हम कर्ता पे फोकस करेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं? सीधा सिंपल सा इतना समझना है और कुछ नहीं समझना। जब हमसे उद्देश्य की बात करें तो हमें जाना है कर्ता के पास, और जब हमसे विधेय की बात करें तो हमें जाना है क्रिया के पास, क्योंकि विधेय क्रिया को कहते हैं और उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। अब हमारे सामने दो पॉइंट और आते हैं, वो क्या आते हैं? उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। ये दो चीज और हमारे सामने निकल के आती हैं, विधेय का विस्तार और उद्देश्य का विस्तार। देखो इनको मैंने रखा ही वहां पे है जहां ये आपको किसी वाक्य में देखने को मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं कर्ता की, तो कर्ता हमारा उद्देश्य कहलाता है। इस कर्ता से पहले जितने भी वाक्य लिखे, शब्द लिखे होंगे, वो सब के सब किस में आते हैं? उद्देश्य का विस्तार में आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कर्ता के लिए जो बात कही गई है वो हमारी किस में आएगी? उद्देश्य का विस्तार में। और विधेय का विस्तार क्या होगा? कर्ता और क्रिया, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या कहलाता है? वो विधेय का विस्तार कहलाता है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो अब आपको क्या करना है, चलो इसमें लिखा हुआ है, पहले इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। हमने देख ही लिया, जान लिया, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में काम करने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और दिया है उद्देश्य के साथ आने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और विधेय के बारे में हम बात करें तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम हुआ है, जो वाक्य में काम हुआ है उसे विधेय कहते हैं। और विधेय की क्रिया विधेय होती है, वाक्य की क्रिया विधेय होती है, और विधेय के साथ आने वाले पद को विधेय का विस्तार कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले समझाई दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे उदाहरण लिखना है इसके नीचे, और उदाहरण लिखिए मेरे साथ साथ, और इस पे देखते हैं। लिखिए इसमें, सुंदर भारत का सुंदर भारत का
सपना देखने वाला नेता। उतार लीजिए पहले इसको, फिर समझते हैं। अब ढूंढे नहीं मिलता। देखो, ये वाक्य हमने लिख लिया। ये वाक्य क्या कह रहा है? सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता अब ढूंढे नहीं मिलता। तो सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता। अब इसमें आपको छांटना क्या है? उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार और विधेय। ये दो चीज, तीन मतलब चार चीज आपको छांटनी है। तो सबसे पहले अगर जब मैं आपसे कहूं कि आप इसमें बताइए उद्देश्य, तो आप क्या बताएंगे? बताइए मुझे, उद्देश्य क्या होगा, विधेय क्या होगा? ये बात आपको मुझे बतानी है इस वाक्य के अंदर। तो जब हम बात करेंगे उद्देश्य की, तो हम देखेंगे वाक्य का कर्ता कौन है। तो वाक्य का कर्ता है नेता, ठीक है। और वाक्य की क्रिया कौन है? तो वाक्य की क्रिया है मिलता, ठीक है। ये वाक्य की क्या है? क्रिया है। तो ध्यान रखिए, जब ये क्रिया है तो ये क्या हो गई? विधेय। ये क्या हो गई? विधेय। और जब ये कर्ता है तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। उद्देश्य। और इससे पहले जितना भी दिया है ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। और अब ढूंढे नहीं, यानी कर्ता और क्रिया के बीच में मध्य में जो लिखा है अब ढूंढे नहीं, ये क्या हो गया? ये विधेय का विस्तार हो गया। विधेय का विस्तार, ठीक। उतार लीजिए। नेता। नेता क्या है? विधेय का, वाक्य का उद्देश्य, ठीक है। तो यहां हमें यहाँ पता चल गया, यानी इस पंक्ति में अगर हम देखें इस वाक्य के अंदर, तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? नेता। इसका विधेय क्या है? मिलता। विधेय का विस्तार क्या है? अब ढूंढे नहीं। और उद्देश्य का विस्तार क्या है? सुंदर भारत का सपना देखने वाला। तो क्योंकि ये बात किसके लिए कही गई है? नेता के लिए कही है। तो नेता क्या है? उद्देश्य है, तो उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। और मिलना, मिलना से रिलेटेड क्या है? अब ढूंढे नहीं, तो वो मिलना से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान पाएंगे इसमें। तो एक वाक्य में आप लोगों को दूं, आप लोग मुझे बताएंगे, फिर से लिखिए। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सामने और आपको लिखना है, आपको बताना है कि क्या क्या है। घोड़े पर बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति घुड़सवार नहीं हो सकता। अब देखिए, तो इस वाक्य में आपको चारों के बारे में बताना है। उद्देश्य का विस्तार क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय का विस्तार क्या है और विधेय क्या है। ये वाली चीज आप समझ जाओगे तो जब आप वाक्य के और अन्य प्रकार पढ़ोगे तो वहां पर आपसे जब पंक्ति मतलब पहचानने के लिए आएंगी, तो आप अगर उद्देश्य और विधेय को अच्छे से पहचानते हैं तो आप वाक्यों को भी पहचान पाएंगे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, उद्देश्य बता रहे हैं ये। देखो, ध्यान देना आपको कैसे पहचानना है। मैंने आपको तरीका बताया कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होगा और वाक्य की क्रिया विधेय।
आपको उद्देश्य और विधेय निकालना है। सबसे पहले देखिए कि इस वाक्य की क्रिया क्या है। इस वाक्य की क्रिया है सकता, ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता जो दिया है, तो ये वाक्य की क्रिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, विधेय है, विधेय है, ठीक है। अब कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, तो व्यक्ति, ठीक है, और ये प्रत्येक क्या है, इसका विशेषण है, सिर्फ हम इसकी बात ढूंढ रहे हैं। तो व्यक्ति नहीं हो सकता, तो व्यक्ति ये क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, और वाक्य का कर्ता होने के कारण नाते ये क्या है, उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य। और इससे पहले अब जो कुछ भी आएगा वो सब क्या है, उद्देश्य के विस्तार में आएगा। लिख लो, उद्देश्य का विस्तार। इसके बाद अब जो उद्देश्य है और विधेय, इसके बीच में जो कुछ भी बचा है वो क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। घुड़सवार नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो, तो आपको उद्देश्य और विधेय इन दोनों में अंतर समझ में आ गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको न समझ में आए। अब चलो बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। आज हम सीखेंगे वाक्यों का क्रम। वाक्य को क्रम देखना है, तो उद्देश्य और विधेय तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि वाक्यों में जो वाक्य हैं उनमें पदों का क्रम किस प्रकार रहता है। बहुत सारे छात्र लास्ट क्लास में बार बार ऐसे क्वेश्चन करते थे कि इसको कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, कारक के बारे में पूछते थे। आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि हमारे वाक्य के अंदर शब्दों का क्रम कहाँ रहता है, ठीक है, कैसे कैसे, किस किस चीज़ में, कहाँ कहाँ, कब, कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट कहता है कि यदि आपके वाक्य में केवल कर्ता और केवल क्रिया दिया हो तो आपके वाक्य का जो वाक्य क्रम होगा वो होगा कर्ता पहले आएगा और क्रिया बाद में, और ध्यान रखना पूर्ण विराम भी लगेगा, ठीक है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अब उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे हमने कहा शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। दूसरा वाक्य हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कछुआ चलता है, कछुआ चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, मोहन गाता है, ठीक है, सोहन खाता है, पीता है। इस तरह से हम वाक्य लिख सकते हैं, यानी जिसमें हमारा कर्ता और केवल क्रिया। ऐसा वाक्य अगर हमारा आ जाए तो कर्ता सबसे पहले का होगा और क्रिया सबसे अंत में होगी, ठीक। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर, यदि हमारे वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म में भी अगर मान लो हमारे दो कर्म, आया नहीं आया हो, ठीक है, ये आए हों, तो हमारे वाक्य का क्रम कैसे होगा। तो ध्यान रखना, हमारे वाक्य का क्रम क्या होगा कि यदि हमारे वाक्य में एक कर्म है तो पहले कर्ता होगा और फिर उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। यानी हम कह सकते हैं वाक्य की शुरुआत में कर्ता और वाक्य के अंत में क्रिया, और बीच में जब एक ही चीज़ है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कर्म आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो कि हमारे वाक्य में दो कर्म हों, दो कर्म, तो फिर कैसे क्रम रहेगा। तो दो कर्म में क्रम दिया गया है, सबसे पहले कर्ता आके गौण कर्म आएगा, और गौण कर्म के बाद मुख्य कर्म आएगा, और मुख्य कर्म के बाद क्रिया आएगी। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि मैम हमको कर्ता तो पता है और क्रिया भी पता है, अब हमें ये नहीं पता कि गौण कर्म क्या होगा और मुख्य कर्म क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, दो तरीके हैं यहाँ पर। जो गौण कर्म होता है, अब जैसे मान लो अगर वाक्य में एक कर्म आया तो वो एक कर्म मुख्य कर्म ही होता है। अगर वाक्य में दो कर्म आते हैं तो वो गौण माना जाता है, ठीक है।
तो गौण कर्म जो है वो आपको हमेशा ना को के साथ देखना पड़ेगा, को कारक चिन्ह के साथ। और जब भी को कारक चिन्ह के साथ दिखे तो आप उसे गौण कर्म कह देना। जो मुख्य कर्म है वो उसमें कारक चिन्ह नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मुख्य कर्म कहलाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वो क्या, आप ये कह सकते हैं कि जो कर्म बिल्कुल क्रिया की बगल में होता है वो मुख्य कर्म कहलाता है, और जो मुख्य कर्म की बगल में होता है वो गौण कर्म कहलाता है। तो आप कहेंगे कि मैडम हम इधर से देखेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कर्ता की बगल में गौण कर्म होता है, और फिर, तो ध्यान रखना हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे और भी हो सकते हैं कारक। तो जब भी कभी हमें अगर मुख्य कर्म और गौण कर्म छांटना हो तो हम सदैव किसका सहारा लेंगे, क्रिया का। क्रिया की बगल में कौन सा कर्म और इसकी बगल में कौन सा कर्म, इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। नहीं तो हम कारक चिन्ह की मदद से भी इसको पहचान सकते हैं। जिसमें कारक चिन्ह लग गया वो गौण कर्म, जिसमें नहीं लगा वो मुख्य कर्म। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बताए। इसके बाद इसमें वो लिखिए, उदाहरण लिखिए इसका। जैसे मान लो हमने लिया, एक उदाहरण लेते हैं हमने कहा माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। अरे नींद किसको आ रही है? कौन ऐसा छात्र है जिसको नींद आ रही है? दूसरा वाक्य लो। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। देखो यहाँ पर दो वाक्य लिखे हैं हमने, एक वाक्य में एक कर्म है और एक वाक्य में दो कर्म है। देखो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे माँ ने बच्चे को सुलाया तो हमें सीधा समझ में आ गया, यहाँ पे बच्चे को कारक चिन्ह लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा मुख्य कर्म हो गया। एक सिंगल ही है मुख्य कर्म, कर्म कहो या मुख्य कर्म करो। ठीक है, दूसरा हमने वाक्य देखा, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिया के पास, यहाँ है क्रिया। ठीक है, अब इस क्रिया से पहले जो यहाँ पे दिया है पाठ, ये भी हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। कैसे पता, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, तो कर्म हो गया। तो ये क्रिया की बगल वाला जो कर्म है ये क्या कहलाएगा, ये मुख्य कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य कर्म। और इस मुख्य कर्म की बगल में जो है छात्रों को, ये क्या कहलाएगा, ये गौण कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गौण कर्म। ठीक, तो इस तरह से आप इसे पहचान कर सकते हैं। तो यानी हमने यहाँ पर देखा कि यदि हमारे वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म या दो कर्म अगर साथ में आए हों तो हमारा कर्ता पहले होगा, फिर गौण कर्म होगा, फिर मुख्य कर्म होगा और फिर क्रिया होगी। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ों के बारे में इस क्रम को पढ़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यदि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण आदि हो तो वाक्य का क्रम क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे दिया है हमारा कर्ता, ठीक है, और यहाँ पे दी हुई है हमारी क्रिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हिंदी के वाक्यों में 95%, ठीक है, यानी 95% हमारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले कर्ता लगा हुआ होता है और वाक्य के अंत में क्रिया तो आती ही आती है। अब 5% कुछ ऐसे भी हमारे वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता बाद में आ जाता है। जैसे हमने देखा उद्देश्य का विस्तार दिया होगा तो कर्ता बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं।
तो इनके क्रम पर ध्यान देते हैं कि अगर हमारे वाक्य में कभी ऐसा हो जाए कि सारे कारक चिन्ह हमारे आ जाएं। आपको एक बात याद करनी होगी, जब याद है मैं आपको जब संज्ञा पढ़ा रही थी और संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि जब वाक्य में जो शब्द कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि कारक की जगह पे प्रयोग होंगे वे हमारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। ऐसे हमने पढ़ा था। तो आपको पता है कि ये कारक जो हैं, ये सारे कारक हमारे वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे जिसमें जो रिक्वायर होती है या कहें जैसी जो क्रिया होती है उसके आधार पर हमारे कुछ कारक उसमें आते जाते रहते हैं। तो वो उनका क्रम कैसा रहेगा, किस प्रकार से, हमें वो सीखना है, क्योंकि हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है और हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इस तरह से हो तो हम सबसे पहले अधिकरण को रखेंगे। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे छात्र भूल जाते हैं कि क्या क्रम देखा था हमने। तो याद रखना, हम ये कह सकते हैं कि जब हमने कारक चिन्ह देखा था तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पहला क्या था, कर्ता था। ठीक है, कर्ता को अगर हमने 1 अंक दिया, क्या दिया कर्ता को, 1 अंक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या था, कर्म था, तो कर्म को हमने क्या दिया, यहाँ पर 2 अंक दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या था, करण था। करण को हम यहाँ पे 3 अंक दे लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा करण के बाद हमारा क्या था, कर्ण के बाद हमारा संप्रदान था, तो फिर हम संप्रदान को 4 अंक दे देंगे। संप्रदान के बाद हमारा क्या था, अपादान था। अपादान को हम यहाँ पर 5वां अंक दे लेंगे। अपादान के बाद हमारा क्या था, अपादान के बाद हमारा अधिकरण था। गलती तो नहीं कर रहे हम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और फिर संबोधन। संबोधन भी तो रह गया हमारा इसमें। अच्छा, उसको रखेंगे। अपादान के बाद हमारा संबोधन था। संबोधन नहीं, सॉरी, संबंध गलत लिख रही हूं मैं। संबंध को हम नंबर 6, और फिर उसके बाद हमारा अधिकरण हो गया। अधिकरण हमारा हो गया 7, और संबोधन हो गया हमारा 8। ठीक है, तो इनको हमने एक क्रम दे लिया कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और फिर उसके बाद संबोधन। ये हमने इनको संख्या दे दी। तो ध्यान देना कि हम इस संख्या को यहाँ पे सजाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जितने भी आए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या आपके इसमें जो मैंने लिखा हुआ एक क्रम दिया है, यहाँ पे सारे आपके कारक चिन्ह आ गए हैं? अगर कोई छूट गया है या नहीं आया है तो वो कौन सा छूट गया है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ये सारे क्रम लगाए। अब इनका क्रम देखना, आप इनको ना संख्या दे देना। संख्या कि मान लो हमारे वाक्य में ये आ गए, हम इनको संख्या दे सकते हैं। तो कर्ता की हमारी संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, कर्म की संख्या क्या है हमारी, 2 है, हम यहाँ रख देंगे। करण की संख्या क्या है, 3 है। संप्रदान की क्या है, 4 है। अपादान की क्या है, 5 है। और इसके बाद हमारे संबंध, तो संबंध इसमें नहीं है। फिर इसके बाद हमारा अधिकरण, तो अधिकरण हमारा आ गया 7। ठीक है, और संबोधन वो भी हमारा इसमें नहीं है। तो कौन सा कारक है हमारा जो वाक्य में नहीं आया है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो संबंध है वो नहीं आया है, और संबोधन वो नहीं आया है। तो ये 2 कारक जो हैं हमारे, ये नहीं आए, बाकी 6 कारक हमारे इसमें क्रम में आ गए। तो अब एक बात याद रखना कि जब भी कभी आपका वाक्य का क्रम बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। जिस संख्या को हमने लिखा, हम कह सकते हैं 1, 7, 5, 4, 3, 2, और ये हो गई क्रिया। क्रिया तो सारी लास्ट में है हमारी। ठीक है, तो अब
इसमें हमारे 2 पॉइंट नहीं आए। कौन सा? क्रमांक 6 और क्रमांक 8, ये नहीं आया है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें एक तरीका बताती हूँ सबके लिए, सारी चीज़ों के लिए। अब आपके दिमाग में एक तो ये आ रहा होगा सबसे पहले कि ये संबंध और संबोधन आएगा कहाँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये संबोधन जो आपका है, जब भी कभी संबोधन वाक्य में आएगा तो ये कर्ता से पहले होगा। किससे पहले होगा? इसके तुरंत बाद क्या होगा? कर्ता होगा। ठीक है, तो संबोधन हमेशा वाक्य में कहाँ आएगा? प्रथम स्थान पे आएगा हमेशा। ये बिल्कुल एकदम से फिट है। जैसे हम कहते हैं, अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो, अरे वहाँ मत खड़े हो, इस तरह से। तो अरे मोहन तुम अभी तक यहीं हो। तो हम ये जो संबोधन वाला है ये सबसे पहले आएगा वाक्य के अंदर। तो ये सबसे पहले आ गया, ये हमें पता चल गया। इसको हटा देते हैं अभी कि संबोधन हमारा क्या है, सबसे पहले आता है, पता चल गया। अब बात करते हैं हम अपने संबंध की। तो संबंध कहाँ आएगा? तो ध्यान रखना, संबंध एक ऐसा कारक है जो अपना स्थान बदलता रहता है। कैसे? जब किसी चीज का संबंध अगर कर्ता से होगा तो वो कर्ता से पहले आएगा। अगर उसका संबंध मान लो अपादान से होगा तो वो अपादान से पहले आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो उसका संबंध करण से होता है तो वो करण से पहले आएगा यहाँ पर। इसी तरह से अगर कर्म से होगा तो कर्म से पहले। तो कहने का मतलब है कि ये जो संबंध कारक है यानी संख्या नंबर 6, ये ऐसा है कि ये जिससे इसका संबंध होगा, यानी जिससे इसका काम पड़ेगा ये उसी के साथ आएगा। जब इसका काम नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, इसका स्थान बदलता रहता है, यानी हर किसी के पास आ जाता रहता है। तो इसका ये क्रम है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे वाक्य में अपादान ना हो। ठीक है, तो अपादान ना हो तो आप क्या करते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो अब देखो, मैंने आपको ये क्रम बता दिया, आपको हमेशा ना ऐसे इस क्रम को याद करना है। कैसे? 1 7 5 4 3 2। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो 1 है, इस 1 को रखो शुरुआत में और फिर उल्टी गिनती शुरू कर दो। 2 3 4 5 6 को आपको स्किप कर देना है 7। तो ऐसे आपको ज़्यादा याद हो जाएगा आसानी से। तो जब आप इस तरह से लिख के रख लेंगे, अब मान लो कि आपके वाक्य में ऐसे आया, या लिखने के लिए क्रम देने के लिए आ गया आपको कि आपके वाक्य में क्या है, आपके वाक्य में कर्ता दिया हुआ है, अधिकरण दिया है, अपादान नहीं है, संप्रदान है, करण भी नहीं है। अब इस वाक्य का क्रम बताना है। तो इस वाक्य का क्रम क्या होगा? आप देखेंगे कि भाई कर्ता आया है, आ गया। ठीक है, अधिकरण आया है यानी 7वें नंबर वाला। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा संप्रदान यहाँ पे है। तो संप्रदान हमारा कौन से नंबर पे? 4 पे था, तो 4 आ जाएगा। और इसके बाद कर्म हमारा 2, और ये हमारी यहाँ पे क्रिया। अब आप ये कहेंगे कि ये हमें समझ में नहीं आया मैम अंक वाला, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है समझाने में। तो आप इसको अंक अपने तरीके से याद करना। इसमें कहने का मतलब क्या होगा, ये इसको 1 मत पढ़ना, इसको पढ़ना कर्ता। ठीक है, इसको 7 मत पढ़ना, इसको पढ़ना अधिकरण। ये हो गया अधिकरण, ये हो गया अपादान, ये हो गया संप्रदान, ये हो गया करण, ये हो गया कर्म। ठीक है, तो आप जब इस तरह से पढ़ेंगे ना तो तब ये आपको याद रखना आसान होगा। पहला तरीका तो ये मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप सब कुछ सारी चीज़ों को हटा दो, बस आपको इतना याद रखना है कि हमें इतना पता है कि वाक्य की शुरुआत में कर्ता होता है। ठीक है, वाक्य की अंत में क्रिया होती है। बाकी सारे कारक को हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम क्रिया की तरफ से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध हमारा रह गया। संबंध हमको पता है, संबंध हर किसी के साथ होना चाहिए। जिसका जिसके साथ संबंध वो उसके आगे आ जाएगा। समझ गए? ऐसे याद रख लेना, जिसका जिसके साथ संबंध वो उसके आगे आ जाएगा। थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, और यहाँ मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूँगी आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो एक उदाहरण ऐसा लेते हैं, एक ऐसा वाक्य जो इन सब से बना हो। ठीक है, जिस वाक्य में ये सारी चीज़ें प्रयोग हो जो यहाँ पे सामने दे रही है, तो वो वाक्य लिखो। हम एक वाक्य लिखते हैं, इसमें लेते हैं एक वाक्य जिसमें हमारे सामने ना सारी चीज़ें आ जाएं।
जैसे हमने कहा, देखो, राम ने लंका में, उदाहरण लिख लो पहले। राम ने लंका में पंचवटी से अपहृत सीता के लिए राम ने लंका में पंचवटी से अपहृत सीता के लिए अपने बाण से रावण को मारा। देखो, यहां पर ध्यान देना, हमने कहा राम ने, तो आप इस ने से पहचान लेंगे कि राम क्या है, करता है। अब लिख लेना इनके नीचे, मारा क्या है, क्रिया है। किसको मारा, रावण को, ये क्या हो गया, कर्म। किससे मारा, साधन क्या था मारने का, साधन था बाण, तो ये क्या हो गया, करण। किसके लिए, सीता के लिए, ठीक है, तो सीता के लिए ये क्या हो गया, ये हमारा संप्रदान हो गया। लंका में ये किसको दिखा रहा है, स्थान को दिखा रहा है, स्थान को दिखाने वाला अधिकरण। पंचवटी से, पंचवटी से क्या है, अलग होना दिखा रहा है। अलग होने का क्या होता है, अलग होना मतलब अपादान, तो पंचवटी से क्या हो गया, अपादान। अब आपको पता चल गया वाक्य का क्रम। यहाँ पे दिया हुआ है राम ने, इसे भी लिख ही लो, कर्ता। ठीक है, कर्ता हो गया। तो यहाँ पे पहले हमारा कर्ता आ गया, फिर अधिकरण आ गया, फिर अपादान आ गया, फिर संप्रदान आ गया, फिर उसके बाद करण आ गया, उसके बाद कर्म आ गया, और मारा क्या है, क्रिया। अब बीच में इसमें 2-3 चीज रह गई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आप लोगों को बताना है, अपहृत क्या है, ठीक है, और अपने, यानी ये तो के लिए तो वो हो गया संप्रदान, और अपने क्या है, ये 2 चीज आपको बतानी है। अपहृत क्या है और अपने क्या है, आप पद के भेद पढ़ के आए थे, इनमें से बताओ। बताओ जल्दी से फटाफट। आपको बताना है अपहृत क्या है, कौन सा कारक हो सकता है, क्या ये कारक है भी, या फिर ये कुछ और है। मैं इंतजार कर रही हूं आपके प्रश्न का, आपके जवाब का, सॉरी। एक छात्र ने कहा है अपने निजवाचक सर्वनाम है, अपने निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, 2 लोगों ने कहा। अपने निजवाचक सर्वनाम है, अपने सर्वनाम है। देखो, अगर आप सर्वनाम का अगर वो भेद बताएंगे कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप सोच समझ के बताइएगा। आपने यहाँ पे लिखा है, जिन छात्रों ने अपने निजवाचक सर्वनाम बताया है, याद रखना, निजवाचक सर्वनाम में जब कर्ता आप शब्द को स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो होता है निजवाचक। क्या इसमें राम ने अपने शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है, नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये संज्ञा है, और इस संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है। हमेशा याद रखना, संज्ञा से पहले सर्वनाम अगर आए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और अगर उसे देखें तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो ये जो अपने हैं,
अगर आप इसको सर्वनाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और अगर आप इसको विशेषण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। और अपहृत, अपहृत भी ऐसी ही कहानी है। सीता संज्ञा है, संज्ञा से पहले आने वाला जो शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमारा विशेषण होता है। ठीक है, अपहृत, जिसका अपहरण किया गया हो, कौन, सीता। ठीक है, गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा या अपहृत, सॉरी विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, इन शब्दों को पहचान कर सकते हैं, जितने भी शब्द दिए हैं वाक्य में जब भी आते हैं आराम से। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, इसके बाद आप लोग मुझे ये बताइए, एक वाक्य लिख रही हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा कि धीरज का भाई, धीरज का भाई प्रथम आया है, प्रथम आया है। वाक्य हमारा इस तरह से दिया है, इसमें जो कर्ता है वो हमारा क्या है, भाई है, ये क्या है, कर्ता है। ठीक है, आया है, ये क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, क्या आया है, प्रथम आया है, तो ये प्रथम हमारा क्या है, कर्म है। अब देखो, इस भाई से पहले यहाँ आया है धीरज, और ये का की से जुड़ा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, संबंध। तो संबंध के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये जो संबंध है, जहाँ जिससे जरूरत होगी ये कभी भी किसी के आगे पीछे आ सकता है। तो आप ध्यान देना, ये कर्ता है, कर्ता से पहले यहाँ ये संबंध आया है, संबंध यानी धीरज का संबंध किससे है, भाई से, तो भाई का संबंध धीरज से है, तो संबंध को दिखाने के लिए आया। तो ऐसे ही हमारा जो यानी अधिकरण, अपादान, संप्रदान या करण, अगर इनसे किसी का संबंध होगा तो वो उनसे पहले आएगा, और वो किसके साथ जुड़ा होता है, का, की के। जैसे मान लो हम ये कहते हैं, अच्छा चलो इसके साथ ये समझ में आया, इसके साथ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने ये बताया कि अगर इस वाले वाक्य में, ये जो हमारा वाक्य है, अगर इस वाले वाक्य में हम वाक्य के अंग खोजें तो वो क्या होगा, है ना। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इस वाले वाक्य में अगर हम वाक्य के अंग खोजें तो वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, भाई तो आपको पता है कि ये क्या है, कर्ता हो गया, तो कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और आया है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो क्रिया को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब कर्ता और क्रिया के बीच में चाहे भले ही एक ही शब्द हुआ बचा, तो ये विधेय का विस्तार बचा। ठीक है, विधेय का विस्तार। और ऐसे ही ये जो यहाँ पे आया, कर्ता के आगे जितना भी है, ये उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। यानी कहने का मतलब यह है कि आप वाक्य में एक एक शब्द को भी पहचान सकते हैं, वाक्य के अंग। दोनों चीज समझा दी अब मैंने यहाँ पे एक के साथ। इसके साथ अब हम बात करते हैं एक अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट यह है कि कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे वाक्यों में कि अधिकरण दो आ जाएं। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी आया था कि अधिकरण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कालवाचक अधिकरण और स्थानवाचक अधिकरण। दो प्रकार के अधिकरण होते हैं हमारे। ठीक है, कालवाचक वे अधिकरण जो समय को बताते हैं, और स्थानवाचक वे अधिकरण जो स्थान को बताते हैं। तो अगर किसी वाक्य में इनका प्रयोग हो जाए या किसी वाक्य में ये एक साथ आ जाए, तो इनका हमेशा स्थान क्या रहेगा, सबसे पहले वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता के तुरंत बाद कालवाचक अधिकरण होगा, और कालवाचक के तुरंत बाद ही स्थानवाचक अधिकरण होता है, और फिर उसके बाद जो भी चीजें होंगी वो हो जाएंगी जैसे क्रम में दिया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर वाक्य प्रयोग करो, जैसे लिखो, हमने एक वाक्य लिया, हमने कहा कि दीपक शाम में, दीपक शाम में पार्क में बैठा था या बैठता है। दीपक शाम में पार्क में बैठता है। तो देखो यहाँ पे ये जो शाम है ये किसको बता रहा है, समय को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, कालवाचक। ठीक है, और पार्क में ये किसको बता रहा है, स्थान को, तो ये हो गया स्थानवाचक। ठीक है,
एक और वाक्य आप लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा कि वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं। हम इस वाक्य को ऐसे नहीं कह सकते कि आकाश में वर्षा ऋतु में बादल छाए रहते हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न करके आएगा आपके पास कि आकाश में वर्षा ऋतु में बादल छाए रहते हैं, वाक्य शुद्ध या अशुद्ध करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आकाश स्थान है और वर्षा ऋतु ये एक समय है, तो समय को पहले दिखाएंगे उसके बाद स्थान को दिखाएंगे। तो आपको वाक्य सही करना होगा, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं। तो आपको हमेशा वो कैसे रखना है, वो आपको रखना है पहले कालवाचक उसके बाद स्थानवाचक। जब भी अधिकरण आए, और अधिकरण का प्रयोग होगा कर्ता के तुरंत बाद। ये बात आपको पता ही है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, ये हालांकि मैंने लिखवाया बता ही दिया है आपको, संबोधन कारक का प्रयोग कैसे होगा। संबोधन को हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है ये, और इसमें उदाहरण लिख लीजिए। जैसे हमने कहा हे प्रभु, और चिन्ह का भी ध्यान रखना है, हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हे प्रभु मेरी मदद करो। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य लिख गया हमारा। उसी तरह से एक वाक्य और देख सकते हैं, जैसे हमने कहा अरे बच्चों, अरे बच्चों, अरे बच्चों कक्षा में, अरे बच्चों कक्षा में शांत रहो, शांत रहो। तो ये हमारा संबोधन हो गया, पहले आ गया वाक्य में। ठीक है, इस तरह से हमारे वाक्य में पहले आ जाता है जो हमारा संबोधन होता है। इसके बाद एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ये वाक्यों के से संबंधित है, जो वाक्य हमारे दिए हुए हैं। और क्या संबंध है इसका, शब्दों में निकटता। इस वाली चीज पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी वाक्य की रचना करते समय ध्यान रहे कि पदों में निकटता होनी चाहिए। पदों में निकटता मतलब, अब इसमें ध्यान देना। जैसे हमारा वाक्य लिखा है पहला, गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब ये हमारा वाक्य गलत है। क्यों गलत है जी, ऐसा क्या है इसमें जो ये गलत हो गया? तो इसलिए गलत है कि यहाँ पे अलग स्पेस दे रखा है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो हमारे जो लेखनी है, ये लेखनी से आधारित वर्ण है यहाँ पर वाक्य से संबंधित। इसमें कि जो हमारी लेखनी है उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि जो इनके बीच का स्पेस है वो बराबर होना चाहिए लिखते समय। ऐसा ना लगे कि एक पेज पे हमने 4 शब्द लिख दिए तो वो शब्द जैसे ना लगे, वाक्य वाक्य की तरह लगना चाहिए। कैसे, जिस प्रकार से नीचे रखा है, गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये वाक्य सही है। तो वाक्य की जो रचना है उसमें हमें ध्यान रखना है कि शब्दों में निकटता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पॉइंट था जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। मैंने अब आपको यहाँ पे बता दिया वाक्य के अंग। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ उस चीज़ पे कि आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये जो हमारा ग वाला पॉइंट था, इसमें अगर आपकी परीक्षा में कभी ऐसा हो जाए कि इसमें अपादान न दिया हो, मान लो अपादान न दिया हो, ये इसे हम छिपा सकते हैं। सिर्फ अगर हमारे वाक्य में क्या हो, अधिकरण हो, संप्रदान हो, कर्ण हो, कर्म हो, तब भी ये इसका क्रम यही होगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि संप्रदान और कर्ण ना आए हों, ठीक है, यही ना आए हों दोनों। अगर ये ना आए तो हमारे वाक्य का क्रम क्या होगा? तो वाक्य का क्रम कर्ता, अधिकरण, अपादान, कर्म और फिर क्रिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके क्रम को बदल देंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारा ऐसा हो कि संप्रदान, करण और कर्म, इनमें से तीनों में से कोई सा ना आए, सिर्फ हमारा अधिकरण, कर्ता, अधिकरण, अपादान और क्रिया आए, तो क्रम यही होगा, कर्ता, अधिकरण, अपादान और क्रिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब अपादान ना हो, केवल अधिकरण हो, तो कर्ता, अधिकरण, क्रिया, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे अगर आए हुए हों तो भी इसी क्रम में लगेंगे, और अगर ये सारे ना आए हुए हों तो इनके बीच में जैसे स्किप होगा वैसे ही स्किप होगा, लेकिन क्रम इनका इसी क्रम में रहेगा जैसे यहाँ पर दिया। उपवाक्य की बात यहाँ पे कर रहे थे। देखो, उपवाक्य को ऐसे समझो, पहले तो उपवाक्य की परिभाषा को समझ लो। उपवाक्य की परिभाषा क्या है?
जब हम वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य में भाव ना पूरा होना चाहिए, मतलब जब वाक्य को बोल देने के बाद हमारे पास कोई अधूरा भाव नहीं बचना चाहिए। जैसे हमने कहा शेर दहाड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, बच्चा खाता है, वह सोता है, मोहन पढ़ता है। हम इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो ये क्या है, वाक्य जो है भाव को कंप्लीट करता जा रहा है, पूरा करता जा रहा है। लेकिन उपवाक्य क्या होता है कि जो पूर्ण भाव न देकर या जिसमें भाव अधूरा रह जाए, यानी जो पूरा भाव न देता हो या जिसमें भाव अधूरा रह जाए या जिसमें कुछ जानने की इच्छा बच जाए, उसे हम उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे राहुल ने देखा, हम जैसे बोलते हैं राहुल ने देखा, तो मन में ये आपके मन में नहीं आता विचार कि क्या देखा, ऐसा क्या देखा होगा, मतलब कुछ जानने की इच्छा बाकी बच गई, तो ये हमारा क्या होगा, उपवाक्य होगा। मीरा ने बताया, हम भी तो जानना चाहते हैं मीरा ने क्या बताया, ठीक है। तो इस तरह से जब कुछ जानने की इच्छा बच जाए तो वो हमारे वाक्य क्या कहलाएंगे, वो सारे वाक्य हमारे उपवाक्य कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे क्लास समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। इस समय खड़े होने में थोड़ी अब मुझे तकलीफ़ हो रही है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल करेंगे इसके आगे, हमारा वाक्य चलेगा। कल हम वाच्य पढ़ने वाले हैं, वाच्य हमारी क्लास में होगा।